सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो 5 सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो एडवांस करंट अफेयर्स, सो वी आर कवरिंग दैट। सो स्काई ड्यू के ऊपर ये एक टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया है। So this is a high altitude missile defense aerostate used by Israeli Defense Force since 2022. The radar system was developed by Israel Defense Organization IMDO and German Missile Defense Agency. The radar on the balloon is believed to be based on Aero System radar, capable of observing at 250 kilometers and tracking multiple targets, including low altitude ones and those in valleys. ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो रडार सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय इसराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट जर्मन, रादर यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी। सो ये तो गलत हो गया। एंड इसको बनाया क्यों गया है? जिससे कि जैसे यूएवीज हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उसको डिटेक्ट करना, क्रूज मिसाइल हैं उनको डिटेक्ट कर लेना। जो क्रूज मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेना फ्रॉम ईरान एंड सीरिया। और यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मेन एडवांटेज है ऑफ अ रडार बैलून और अ रडार एयरक्राफ्ट लाइज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि रडार एयरक्राफ्ट बहुत कॉस्टली है, रडार बैलून कंपेटिवली इतना ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत आपका नहीं है। तो ये स्काई ड्यू आपको याद रखना है। इट्स अ हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस एरो स्टेट, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा यूज़ हो रहा है, सही स्टेटमेंट है। और जो रडार है इस बैलून के अंदर है, इट इज़ बिलीव टू बी बेस्ड ऑन एरो सिस्टम रडार, जो कि ऑब्जर्व कर सकता है 250 किलोमीटर्स और बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स हैं, उन मल्टीपल टारगेट्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इवन जो कम हाइट में टारगेट्स उनको भी है। तो स्काई ड्यू जो बैलून है, वाइल नॉट एबल टू राइज टू एक्सट्रीम हाइट और accompany fighter jets to target like Iran, offer significant advantage in its ability to remain in a surveillance for extended period without needing fuel or crew replacement। जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर मान लो स्पाइंग कर रहा है तो उसको डिटेक्ट भी इजीली किया जा सकता, मूव किया जा सकता है, हाइट में लेकर जाया जा सकता है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत है, इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बैलून के केस में ऐसा नहीं है। एक बहुत ही बड़ा स्टेबल बैलून के माध्यम से, जो कि स्काई ड्यू जिसे हम कह रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्योंकि एक रडार है तो बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स को ये डिटेक्ट भी इजीली कर सकता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो आंसर है 1 और 3 है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। विथ रेफरेंस टू इलास्मो ब्रांच shark and ray, consider the following statement. This is a subclass of chondrichthyes or cartilaginous fish, including modern shark, ray, skates, sawfish. The name elasmobranchi comes from the ancient Greek word elasmo and branchi, referring to the broad, flattened gills which are characteristics of these fishes. Member of the Elasmobranchi subclass have no swim bladders, 5 to 7 pairs of gill cleft opening individually to the exterior, rigid dorsal fins, small placoid scale। तो देखो कितने स्टेटमेंट इसमें जो है आपके सही है। देखो जनरली आपको बस अब इतना इसमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन पहली चीज़ तो देख लो, ये डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है। शार्क एंड रे मीट कंजम्पशन नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे है। तो आपको याद रखना कि इलास्मो ब्रांक बेसिकली एक शार्क और रे, मतलब अगर आप देखोगे जो मछली है, बड़ी शार्क मछली और रे जिसे हम कहते हैं, सो वो है तिलास्मो ब्रांक। बस इतना पॉइंट तो आपको याद रखना। फिर इसका ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे रखा है कि कार्टिलेजियस फिश है। कार्टिलेज जैसे बोन और कार्टिलेज दो चीज़ें होती हैं। कार्टिलेज जैसे हमारे नोज़ के बीच की जो हड्डी है वो कार्टिलेज है। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो इलास्मो ब्रांक है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस इस इलास्मो ब्रांक, तो ये क्या है? इट्स अ बेसिकली शार्क रे कार्टिलेजियस फिश है, और जिसमें मॉडर्न जो शार्क और ये सब भी है। और इलास्मो ब्रांक जो है एंशिएंट ग्रीक वर्ड इलास्मो से लिया गया है। ब्रांकिया की बात करें, रिफरिंग टू द ब्रॉड फ्लैटेंड गिल्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फिशेस के, और ये कुछ इसके कैरेक्टर्स याद रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैम्प्टोथेसिन, ये स्टेटमेंट है। कैम्प्टोथेसिन इज एन इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग, लीड मॉलिक्यूल फॉर हाई वैल्यू ड्रग। इट इज़
topoisomerase inhibitors, the conjunction of a climate change and extensive deforestations undertaken for CBT extraction has pushed these plants into endangered species category। तो देखोगे healthworld.com से लिया गया है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपको याद रखना है, पहली चीज़ तो ये है कि कैम्टोथैसिन क्या है, एक दवा है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंड ये एक प्रकार का ड्रग है, और इट इज़ अ टोपोआइसोमरेस इनहिबिटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है कई सारी जैसे बीमारी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और बहुत ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटाई हो रही है, उसकी वजह से जो CPT एक्सट्रैक्शन है, वी कैन से फॉर CPT एक्सट्रैक्शन हैज़ पुश दीज प्लांट्स, मतलब जिन प्लांट से ये कैम्टोथैसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन प्लांट्स के नंबर भी काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बन रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि क्लाइमेट चेंज और कहीं ना कहीं जो एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन है, जो पौधों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इससे जिस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो प्लांट्स भी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो ये याद रखना है कि ये जो CPT है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता बार्क, मतलब छाल जिसे कहते हैं, और स्टेम, जैसे कोई प्लांट होता है तो प्लांट में ऐसे करके, जैसे मान लो ये इसकी छाल है, और फिर इसी के ऊपर आपके पत्तियां और ये सब लगी रहती, तो ये जो ऊपर है छाल जिसे हम कहते हैं, जिसे वी कॉल इट एज बार्क, और ये जो सीधा इसको बोलते हैं स्टेम, बार्क एंड स्टेम, ठीक है, वी कॉल इट एज बार्क एंड स्टेम। तो एक प्लांट है जिसे कैप्टोथीका एकुमिनाटा, कैम्टोथीका और एकुमिनाटा, ठीक है, शॉर्ट में इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है हैप्पी ट्री, इसे हैप्पी ट्री भी बोला जाता है। अ ट्री नेटिव टू चाइना यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसी ट्री से कैप्टोथैसिन नाम का ये इसको निकाला जाता है, और इसी से ये दवा भी बनती है। तो अब क्लाइमेट चेंज और एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनके नंबर भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना में काफ़ी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, उनकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको बनाने के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट उसमें सही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सीसल लीव, ये मैंने पढ़ा रखा है, हम लोग संडे में डिस्कस किया था। सीसल इज अ स्पीसीज ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट नेटिव टू ब्राज़ील, इट यील्ड अ स्टिफ फाइबर यूज्ड इन मेकिंग रोप एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। सीसल इज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट, जो 25 से ज़्यादा टेम्परेचर उसमें ये सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सीसल जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है, नेटिव टू सदर्न मैक्सिको है, ये मैक्सिको, इट इज़ नेटिव टू सदर्न मैक्सिको। तो पहला तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर जो है 2 and 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदू के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस टॉपिक को, विथ रेफरेंस टू पेरेग्राइन लैंडर। पेरेग्राइन लूनर लैंडर इज़ अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो डिज़ाइन किया गया नासा के द्वारा। इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर पेलोड टू द सर्फेस ऑफ द मून और द मून्स ऑर्बिट। Peregrine mission 1 may well become the third failed attempt by the private company to the land on the moon after Beresheet lander and Hakuto R lander crashed into the lunar surface in 2019 and 2023. इंडिया टुडे के अंदर है पेरिग्राइन लूनर लैंडर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ इन स्पेस, पेलोड स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पेरिग्राइन, व्हेन यू टॉक अबाउट द पेरिग्राइन, तो पेरिग्राइन बेसिकली इट सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ वल्कन सेंटोर रॉकेट। इसके ऊपर हमने हिंदू पे भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, वल्कन सेंटोर रॉकेट, ये एक प्रकार का रॉकेट है। और ये जो रॉकेट, इसकी खास बात क्या है कि इसमें मीथेन का इस्तेमाल होता है। मीथेन के माध्यम से, मतलब जैसे मान लो जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, ऐसे इसमें स्पेसिफिकली मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट का इस्तेमाल होता है। और इसको ये अभी लॉन्च किया गया था केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, द पेरेग्राइन लूनर लैंडर इज़ अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो कि डिज़ाइन की गई है एस्ट्रोबोटिक नाम की कंपनी के द्वारा। इट्स नॉट नासा, एस्ट्रोबोटिक, ये टर्म याद रखना, ये कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो ये पेरेग्राइन लूनर मतलब मून पर ही इसका है लैंड कराने का। एंड ये कंपनी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एस्ट्रोबैटिक, नॉट बाय नासा। एंड ये क्या है कि मून के सरफेस में
या मून के ऑर्बिट, जो मून के चक्कर लगाए वहाँ पेलोड उसको डालना है। पेरेग्रिन मिशन में वेल बिकम द थर्ड फेल्ड अटेम्प्ट बाय द प्राइवेट कंपनी, क्योंकि इससे पहले भी बैराशीट लैंडर, हकूतो आर लैंडर ये क्रैश किए हैं, मतलब क्रैश किए हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो ये पांचवा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पहला वाला गलत है, यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट टाइगर, दिस वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन April 1st 1973 इन अ बिड टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर। इट वाज लॉन्च्ड इन 9 रिजर्व ऑफ डिफरेंट स्टेट, आसाम, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। व्हेन प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, Karnataka Nagarhole was among the first 9 रिजर्व दैट वे आर ब्रॉट अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोग्राम केम्ड एट अ टाइम व्हेन, मतलब ये जो प्रोग्राम आया था, जब ये प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा वी कैन से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो रैपिडली नीचे जा रही थी, और कहा गया कि काफ़ी तेज़ी से, मतलब नंबर तेज़ी से 40,000 से 2,000 तक नंबर टाइगर्स का 1970 इतना रिड्यूस हो गया था। सो फिर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था कर्नाटका के बांदीपुर में, और विच वाज अमंग द फर्स्ट 9 रिजर्व्स जहाँ पे, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर लेकर आ गए थे। तो बांदीपुर नेशनल जो पार्क है वो फॉर्म किया गया था बाय इंक्लूडिंग ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया ऑफ, पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसका नाम था वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ पार्क था, उसका एरिया को कवर किया गया था। और फिर जो बांदीपुर नेशनल पार्क, इसका गठन बहुत पहले, मतलब जो वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 1941 के अंदर इसका हुआ था। और फिर और भी जो एरिया है उसको बढ़ाया गया, और फिर जो पूरा बढ़ा एरिया है उसको बांदीपुर नेशनल पार्क, और इसमें टारगेट किया गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया। तो ये यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है तो कर्नाटका के नागरहोल में नहीं, रादर जो बांदीपुर है वहाँ पे किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। देखो कवरेज आपका पूरा सारे सब्जेक्ट, सारे न्यूज़पेपर और जहाँ भी यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट है वो रहेगा। अभी मैं आपको 2025 के लिए भी एक टेस्ट सीरीज़ आएगी, तो जिसमें आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक हैबिट बनी रहेगी। क्योंकि 24 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ 50 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज़ डाल दी है। तो वो 24 की टेस्ट सीरीज़, जैसे कल आपका 13th टेस्ट था, 12 टेस्ट 12th टेस्ट का रिजल्ट भी मैंने पब्लिश कर दिया है। और ये जो टेस्ट थे 50 टोटल, तो ये टेस्ट की जो आप कह सकते हैं कि टोटल 50 टेस्ट हैं। 50 टेस्ट में हर टेस्ट 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आज के समय में अगर आप देखो वेटेज भी आपके एडवांस करंट अफेयर्स का वो भी मोर देन 50 है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो आप लोग टेस्ट देते रहना। 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 के लिए भी मैं एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा, उसमें ज़्यादा और ज़्यादा टेस्ट होंगे। तो आप लोग जब भी समय मिले उसको प्रैक्टिस करते रहना। तो ये बहुत हेल्प करेगा। मतलब क्या है, क्वेश्चंस को लगाते रहने से बहुत बेनिफिट जो है वो आपका होता है। तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकेलिप्टस नाउट बीटल। It is known to cause serious damage to eucalyptus. This is a leaf feeding beetle that is a major defoliator of eucalyptus. The pest is indigenous to Africa but occurs in many countries throughout the world where जहाँ पे यूकेलिप्टस को ग्रो किया जाता है। सो याद रखना कि ये जो पेस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस है, नॉट अफ्रीका। मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इंडिजिनस है, मतलब वहीं पाया जाता है। तो यूकेलिप्टस नाउट बीटल, बीटल मतलब एक कीड़ा टाइप होता है ये, एंड ये यूकेलिप्टस जो प्लांट होता है उस पर काफ़ी डैमेज कर सकता है। लीफ बीटल है, मतलब पत्तियों को खाता है ये। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके सही। तो पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके सही है। तो डाउन टू अर्थ का है, ठीक है। तो आपको देखो डाउन टू अर्थ और ये सब भी चीज़ें कवर हो रही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। दिस इज ग्लोबली यूज्ड मेडिकल क्लासिफिकेशन यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट एंड फॉर द क्लिनिकल पर्पस। ICD is maintained by the World Health Organization, which is the directing and coordinating authority for health within the United Nations system. The ICD is a major project to statistically classify ऑल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड प्रोवाइड डायग्नोस्टिक असिस्टेंस। करेक्ट जो है वो आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस की बात करें तो ये न्यूज़ आप देखोगे तो ये PIB की न्यूज़ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये ग्लोबली यूज्ड मेडिकल क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट एंड फॉर क्लिनिकल पर्पस। मेंटेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। मतलब यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर जो भी देश है उनको डायरेक्ट करना, और साथ में इट ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर भी इट इज़ एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी अगर देखा जाए। सो
ठीक है। तो यहाँ पे ये आईसीडी मेंटेन डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने में भी डब्ल्यूएचओ का रोल आपका होता ही है। एंड ये भी है कि बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको क्लासीफाई करना चाहिए, बीमारी ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है, तो ये भी आपका रहता है। और डायग्नोस्टिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना, मतलब खास तौर से देखा जाए तो जो आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज हैं, ये मेजर प्रोजेक्ट है टू स्टैटिस्टिकली क्लासीफाई जितने भी हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड डायग्नोस्टिक असिस्टेंस, डायग्नोट मतलब जनरली कि पता कर पाना कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। सो ये क्या है कि खास तौर से क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है ना, जैसे मान लो कई बीमारियां उनको क्लासीफाई करना, तो उसके लिए क्या सेट ऑफ गाइडलाइन है, और जो भी आपके जो भी जैसे एपिडेमियोलॉजी का मतलब डिजीज़ से रिलेटेड है, हेल्थ मैनेजमेंट है क्लिनिकल पर्पस के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी ये सब चीज़ों के लिए ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि आज हमारी क्लास है, ठीक है, आज हमारी जो क्लास है तीसरी क्लास है मेंटरशिप प्रोग्राम की, और इसको मिस नहीं करना। मैंने आपको बार बार कहा है, टारगेट्स में आपको दिया था मंडे को, लास्ट सैटरडे को हमने रिव्यू वीडियो किया था, उसमें सारा डिस्कशन किया था। आज फिर मंडे है, तो मंडे को 11:30 बजे आपकी क्लास है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। CSE इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना। ज्वाइन करने के लिए कोर्स सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना, और यहाँ पे प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें भी 20% ऑफ है, वो आप उसका हिस्सा बन जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपना कर सकते हैं। 2025 के लिए मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होंगी जल्द से जल्द, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी 2024 के लिए, ठीक है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप लोग स्टार्टिंग पढ़ते रहो, 1 फरवरी 1 वीक 2 वीक तक हम लोग शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग 2 साल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। उसके बाद मैं आपके लिए एग्रीकल्चर भी कवर करूँगा और IR भी कवर करूँगा। तो ये सब टॉपिक्स आपके लिए नए बैचेज़ और सब चीज़ें जो है स्टार्ट होंगी, ये सब अभी 2024 के लिए हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। बाकी फिर मेंस स्पेसिफिक भी चीज़ें आएंगी, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑप्शनल है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। अभी फिलहाल के लिए आप लोग अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम को प्लीज़ मिस ना करें, ये बहुत 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 अल्टीमेट और ज़रूरी है। और ये टेस्ट सीरीज़ भी मिस नहीं करना। टोटल 50 टेस्ट हैं। टोटल आपके कितने टेस्ट हैं? 50 टेस्ट हैं, उसमें से 13 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 14th टेस्ट है इस कमिंग संडे को रात को 9 बजे। अभी वीक में 2-2 टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 2-2 टेस्ट आपके इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास 50 टेस्ट हैं ही, तो 2-2 टेस्ट जो हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी सारी डिटेल मैंने पहले भी कर रखा है। तो जो भी ज्वाइन करेगा वो सौरभ पांडे 456321 जिम इस पर मेल करेगा, ठीक है। मैं सबको मेल करता हूँ। इनकेस किसी को मेल नहीं पहुँच पाता है, जैसे कई लोग आप में से मेल करते हैं, या तो आप गलत मेल ID से मेल कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो, बट आपका मेल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा आप जो है क्योंकि मेल नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर आपको भी मेल नहीं रिटर्न मिल पाएगा, बट आप क्लास में इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, रादर देन गुपचुप होके और पर्सनली मैसेज करके और भाषा की जो मर्यादा है उसको तोड़ते हुए बातें बोलना, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो आप पहले से हाईलाइट कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन इसमें अगर आपका मेल आया है तो मैं आपको रिवर्ट करूँगा। तो इसके दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी मेल अगर मान लीजिए आपके पास आया और आप मतलब मान लो नहीं आपके पास पहुँच पा रहा, तो आप दोबारा कर दें, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से देखें। फिर ये सारी चीज़ें आपने NCERT PIQ स्कोर GS में सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मुझे मेल कर देना, इससे एक आइडिया रहेगा। तो मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा कि मेरा क्या प्लान है आप सबके लिए, तो हम लोग उसी प्लान पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हिंदू सेशन में।